पंकज कुमार और आप देख रहे हैं एजुकेशन अड्डा ऑन यूट्यूब चैनल। दोस्त, ये पहला वीडियो जियोग्राफी का है जो स्टैंडर्ड 10 से लेकर के कॉम्पिटिटिव लेवल का है। तो ये उन विद्यार्थियों के लिए भी जरूरतमंद रहेगा जो स्टैंडर्ड 10th में हैं, जिनको 10वां का बोर्ड देना होगा। उन्हें भी ये ज्योग्राफी जो मेरा टॉपिक, जो ये संसाधन का जो टॉपिक है, जो मेरा लेक्चर है, वो उनके लिए भी ज्यादा यूजफुल होगा, लाभदायक होगा, है ना। और जो कॉम्पिटिटिव है उनके लिए भी। तो इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि संसाधन एवं विकास पे, कि संसाधन किसे बोलते हैं, संसाधन का कितने प्रकार होते हैं, है ना, उनको किस किस वर्ग में बांटा गया है ना, एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे। और उनका विकास के लिए सरकार ने उस समय या पूरे वर्ल्ड में कहाँ क्या मीटिंग रखा गया था, तो उस आधार पे इस टॉपिक को हमने लेक्चर के रूप में कन्वर्ट किया है। ठीक है। हाँ दोस्तों, एक सबसे इम्पोर्टेंट जरूरी बात यह है कि अगर आप लोग इग्नोर कर रहे होंगे मास्क को, तो कृपया करके उससे इग्नोर ना करें, चूंकि हमारा जो देश है, पूरा वर्ल्ड है, वो आज महामारी कोरोना वायरस से ग्रसित है। सो प्लीज आप लोग यूज करें ये मास्क का। चूंकि देखिए, मास्क यूज इसलिए नहीं करना, किन्हीं को लगता होगा कि मेरा चेहरा ढक रहा है ना। मास्क इसलिए यूज करिए कि कोरोना वायरस जो वायरस है वो आपके पास पहुंच नहीं पाए, आपके थ्रू वो फेफड़ा तक नहीं पहुंच पाए और आपको ग्रसित नहीं कर पाए, और आप बिल्कुल स्वस्थ रहें। सो प्लीज गाइस, आप लोग मास्क का यूज करें, सैनिटाइजर का यूज करें, है ना, और अनावश्यक घर से बाहर ना निकले। तो आइए हम लोग ये लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, है ना। तो आइए देखिए, सबसे पहले हम लोग संसाधन का बात करते हैं कि संसाधन होता क्या है। तो यहाँ पे कह रहा है कि संसाधन देखिए, किसी भी चीज को, अगर कुर्सी बनाते हैं, मोबाइल बनाते हैं, कपड़ा बनता है, कोई भी चीज अगर बनता है ना, तो उसका जो कच्चा माल, उस कच्चा माल जो होता है, जैसे देखिए, अगर कपड़ा बनाना है तो कपड़ा बनाने के लिए कौन कौन सा संसाधन है, तो संसाधन है कपड़ा बनाने के लिए सूत, धागा। ठीक है। अगर बोला जाए कि धागा, जिस फैक्ट्री में धागा बनता हो, तो धागा बनाने के लिए कौन कौन सा संसाधन होना चाहिए, तो क्या, कॉटन, मशीन, वो जो मजदूर, पानी, बिजली, बहुत सारा चीज। तो वो सब क्या हो गया, वो कॉटन बनाने के लिए संसाधन हुआ। और जो धागा बनाने के लिए संसाधन कौन हुआ, वो कॉटन, है ना। और कपड़ा बनाने के लिए जो कॉटन, जो धागा बनाने के लिए जरूरत था, जैसे धागा बनाने के लिए धागा हो, कपड़ा बनाने के लिए धागा हो गया, और मशीन हो गया, उसमें मानव संसाधन हो गया, बहुत सारे मजदूर लगेंगे, जो बिजली हो गया, ऐसे करके बहुत सारे चीज हो गया, है ना। ये सभी संसाधन किसी भी प्रोडक्ट को क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, बनाते हैं, है ना। जैसे एक पेप्सी वाला है, पेप्सी का कारखाना है, उसमें क्या है, पानी है और भी चीज, उसमें जो जो उसमें इंक्लूड होगा, जो भी मटेरियल उसमें लगेगा, वो पेप्सी बनाने के लिए क्या कहलाएंगे, संसाधन कहलाएंगे, है ना। तो एक मानव जाति भी, जो मानव है, वो भी एक संसाधन है। क्योंकि ये जो मानव है, यही मानव क्या करता है कि इंडस्ट्री एरिया को क्या करता है, ग्रोथ करवाता है ना। तो क्योंकि हर एक चीज में, हर एक फैक्ट्री में, शिक्षा के क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में, मानव का होना अति आवश्यक है। अगर मानव नहीं होगा तो किसी भी संसाधन का यूज वो किस ढंग से करना चाहिए वो नहीं कर पाएगा, और ना उसका प्रोडक्शन होगा, है ना। तो संसाधन में एक महत्वपूर्ण जो संसाधन है वो मानव संसाधन भी है। ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं ये संसाधन का। तो कह रहा है कि जिनको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी, इंडस्ट्री उपलब्ध हो और आर्थिक रूप से संभाव्य हो, आर्थिक रूप से संभावित हो, और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो। ऐसा नहीं कि आप वैसा संसाधन का यूज कर लें जो क्या हो, मानव जाति के लिए, वन्य जाति के लिए, वन्य जीव जंतु के लिए, सभी के लिए, चाहे मत्स्य के लिए, मछली, जो जल में जलीय जीव है उनके लिए, सभी के लिए क्या हो, ज्यादा हानि यानी घातक सिद्ध हो जाए। तो वैसे संसाधन को हम लोग
यूज नहीं करेंगे वो संसाधन कोई अच्छे काम के लिए यूज नहीं हो सकते हैं, यानी उनको संसाधन के कैटेगरी से बाहर रखेंगे, है ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि संसाधन का प्रकार। तो संसाधन प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन जिसको डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट रूप से यूज करते हैं। जैसे देखिए प्राकृतिक संसाधन क्या है, तो जो सौर किरण, सौर ऊर्जा, है ना, हम लोग क्या करते हैं, सूरज से जो ऊर्जा हम लोग को मिलती है, एनर्जी मिलता है, वो भी क्या है, वो प्राकृतिक संसाधन है ना। हवा, ये सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। वहीं आप बात करते हैं तो मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन वैसा संसाधन जिसको बनाने के लिए मानव का जरूरत पड़ा होगा, मानव उसको बनाए होंगे, है ना। इधर प्राकृतिक संसाधन में हम लोग बात करते हैं कि इसका दो प्रकार बांटा गया है। पहला है नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय में क्या होता है कि वो संसाधन क्या, उसको हम लोग रिसाइकलिंग कर सकते हैं, फिर से बना सकते हैं। और अनवीकरणीय में वो, जैसे नवीकरणीय को यहाँ पे दो भाग में बांट दिया, सतत प्रवाह और जैव, है ना, सतत प्रवाह और जैव। उसके बाद देखिए जैव को क्या किया है, दो भाग में बांटा है, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। प्राकृतिक वनस्पति में जैसे कि फल हो गया, सब्जी हो गया, इसमें जो भी है ना, मूल्य कंद जो भी है वो प्राकृतिक वनस्पति हो गया। और उस वन में, उस उपवन में, उस जंगल में जो जीव जंतु रहते हैं वो वन्य जीव है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्राकृतिक संसाधन हो गया, है ना। जैसे कोई भी जंतु है उनका कहीं ना कहीं हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कोई घोड़ा, हाथी, सब जो भी है उसका हम लोग यूज करते हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे मानव जाति के लिए भी लाभदायक होते हैं, है ना, यूजफुल है, वो हमारे सहयोगी है एक तरह से। तो भी एक क्या है, हमारे संसाधन के रूप में। ठीक है, और आइए अब बात करते हैं अनवीकरणीय, जिनको नवीन मतलब नया करना, फिर से बदलना, है ना, फिर से उनका पुनर्चक्रण करना तो नहीं होता है। यहाँ पे देखिए अनवीकरणीय दो भाग में बांटा गया है, पुनः चक्रीय और अचक्रीय। जैसे धातु को क्या करेंगे, कितना भी धातु पुराना होगा उसको गलाएंगे और फिर से क्या करेंगे हम लोग, चकाचक दम पूरा पॉलिश कर देंगे, वो फिर नया हो जाएगा, है ना। कितना भी धातु पुराना हो उसको गलाएंगे और नए नए सांचा में हम लोग ढाल देते हैं, फिर नया हो जाता है। तो उसको क्या कह सकते हैं, पुनः चक्रण, है ना, पुनः चक्रीय। किसी प्रकार का धातु हो उसको हम लोग पुनः चक्रीय कर लेते हैं। अचक्रीय जीवाश्म ईंधन, जैसे देखिए कोयला खदान से जो निकलता है वो क्या है, वो भंडारण है, वो कभी ना कभी क्या होगा, वो खत्म हो जाएगा, कभी ना कभी क्या होगा, वो खत्म होगा। यानी कि उनका हम लोग क्या करेंगे, जैसे कोयला, हम कोयला को जलाएं तो जलाने के बाद क्या मिलता है, राख मिलता है, एनर्जी मिलता है, खत्म हो गया। अब उस कोयला को क्या करेंगे हम लोग, कोई मतलब यूज के लिए नहीं रहेगा, उसका पुनर्चक्रण हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या हो गया, अचक्रीय, है ना, वो हो गया अचक्रीय। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए मानवीय में क्या है, संरचनाएं एवं संस्थाएं और मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पे इसको दो वर्गों में बांटा गया है ना, मानवीय संसाधन को, संरचनाएं और संस्थाएं, मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पे। अब आइए हम बात करते हैं संसाधनों का वर्गीकरण। देखिए यहाँ पे एक चीज हम यहाँ पे बनाए हैं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था ना, तो आइए देखिए हम बात कर रहे हैं किस, इस डायग्राम का। डायग्राम में क्या है कि देखिए मानव जो है वो प्रौद्योगिकी, संस्थाएं और प्राकृतिक पर्यावरण से सभी में क्या है, इन्वॉल्व है ना। यानी कि जो मानव जाति है, मानव संसाधन है, वो क्या है कि ये जो भौतिक पर्यावरण है उसमें भी वो इन्वॉल्व है, उसका भी वो यूज करता है, क्षति करता है, जो भी करता है। प्रौद्योगिकी संसाधन ऐसे नहीं बना है बिना मानव संसाधन के बिना, है ना। संस्थाएं जो भी है वो मानव संसाधन के बिना अपूर्ण है, समझ गए ना। अब यहाँ पे बात करते हैं संसाधनों का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन है वो जैव और अजैव है। जैव संसाधन में जैसे देखिए यहाँ पे हम इसके पहले भी बता चुके थे, तो जैव में देखिए कि कौन कौन सा है, तो मनुष्य है, यहाँ पे देखिए कि जैव और अजैव। तो जैव में है मनुष्य, मत्स्य जीवन, है ना, यानी कि मछली वगैरह जितना हो गया, मछली में जितना प्रकार का हो गया सब, वो सब क्या है, जैव है। और अजैव में जिसमें जीवन नहीं है, तो कौन कौन है, चट्टाने हैं और धातु है, ये अजैव,
है ना। तो ये उत्पत्ति के आधार पे, उत्पत्ति इन लोग का हुआ है। उसके बाद समाप्यता, समाप्यता का मतलब कि एक दिन वो समाप्त हो जाएगा, एक दिन वो उसका भंडारण क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो इसके आधार पे नवीकरणीय और अनवीकरणीय, जो नवीकरणीय और अनवीकरणीय हम लोग पढ़े थे, है ना। तो नवीकरणीय संसाधन में क्या है कि देखिए जल है, वन है, ये सब नवीकरणीय। वन को क्या करेंगे हम लोग, फिर से लगा सकते हैं, है ना। जल को क्या करेंगे, वो भाप बनेगा, ऊपर जाएगा, बारिश होगा, फिर क्या होगा, जितना तालाब पोखर है सब भर जाएगा। तो इसका हो सकता है ना। समाप्त तो हो सकता है, लेकिन इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, नवीकरण कर सकते हैं, है ना। समाप्ति तो इसका भी होगा। देखिए स्वामित्व, स्वामित्व का मतलब क्या होता है कि उस पर मेरा अधिकार है, मालिकाना, मालिकाना अधिकार, है ना। तो देखिए व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। व्यक्तिगत मतलब जैसे एक मकान है, वो क्या है, किसी खास किसी व्यक्ति का होता है, उसका मालिक कोई एक होता है। सामुदायिक मतलब अगर गांव में कोई पंचायत भवन वगैरह, सामुदायिक भवन वगैरह बनाया गया है, तो उसका मालिक कौन है, उस पूरे गांव, है ना। वो पूरे गांव उसका मालिक है, एक तरह से सामुदायिक है, कोई खास व्यक्ति नहीं है उसका मालिक। राष्ट्रीय, राष्ट्रीय का मतलब एक राष्ट्र, राष्ट्र में कोई चीज बनाया गया है राष्ट्रीय आधार पे, तो उसका उसका मालिकाना कौन है, पूरा राष्ट्र है। उस पे हक किसका है, पूरा राष्ट्र का है। अंतरराष्ट्रीय मतलब दूसरे देश, है ना। अंतरराष्ट्रीय जो सीमा वगैरह होता है, सीमा के उस पार भी, तो उसमें कुछ कुछ होता है, संस्था वगैरह बहुत सारा चीज होता है, वो अंतरराष्ट्रीय क्या है, अंतरराष्ट्रीय उसका हक होता है ना। यानी ये स्वामित्व के आधार पे 1, 2, 3 और 4 ये 4 भाग में व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय ये वर्गों में बांटा गया है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, हम एक लिखे थे यहाँ पे कि आपका ये स्वामित्व यानी व्यक्तिगत आधार पे, देखिए तो घर है ना, व्यक्तिगत आधार पे होता है। अब कुआं है तो कुआं क्या है, कुआं सामुदायिक है। तालाब सामुदायिक होता है, चारागाह सामुदायिक मतलब की है, किसी कोई भी चरा सकता है वहां पे, तालाब का पानी कोई भी पी सकता है ना। विकास के आधार पर, संभावित विकास के आधार पर देखिए संसाधन को 1, 2 और 3 भाग में बांटा गया। संभावित, संभावित मतलब संभाव्य, हो सकता है कि यहाँ अगर खोदेंगे तो तेल निकल सकता है, हो सकता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे खोदेंगे तेल निकलेगा ही, हो सकता है मतलब यहाँ पे खोदेंगे कोयला निकलेगा, नहीं, इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं है। बट यहाँ पे लगता है कि ऐसा हो सकता है। तो वैसे क्षेत्र भी क्या होते हैं, वैसे क्षेत्र यानी उसको फ्यूचर में, भविष्य में उसका विकास किया जा सकता है। हो सकता है कि कमी पड़े तो उसको खुदाई करके हम लोग क्या करें, अपना क्षतिपूर्ति यानी या पूर्ति जो करना है ना, उसका हम लोग यूज कर सकते हैं। तो वो संभावी हो गया। उसके बाद देखिए विकसित भंडार, विकसित भंडार मतलब क्या हो गया, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, भंडार विकसित कर रहा है ना। कोयला खदान वगैरह खोदा जा रहा है, उसको भंडारित किया जा रहा है। और एक हो गया क्या, संचित कोष, मतलब उसमें वो जमा है कोयला का, तो वो पूरा खोद करके, है ना, और हम लोग क्या किए, उसको जमा कर दिए। फ्यूचर में कभी भी कोयला का या तेल का इसम का, जैसे संचित, बाहरी देश से, दूसरे देश से लाते हैं तेल, और हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे संचित करते हैं, उसको जमा करते हैं। और कभी भी भविष्य में इमरजेंसी जब यूज करना होगा, तो इसी भंडार, इसी कोष को क्या करेंगे, हम लोग खोलेंगे और पूरे देश में बांटेंगे, अपने पूरे देश को क्या करेंगे, देंगे उचित दाम पे, है ना। तो ये हो गया हमारा विकास के स्तर के आधार पे कि देश कितना विकास किया है, कौन क्षेत्र कितना विकास किया है, उसके आधार पे, ठीक है। आइए हम बात करते हैं यहाँ पे बात करते हैं कि देखिए सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास का मतलब क्या होता है, अब देखिए सतत पोषणीय विकास का मतलब होता है कि विकास ऐसा होना चाहिए कि बिना पर्यावरण को क्षति, मतलब बिना पर्यावरण को क्षति पहुंचाए, नुकसान पहुंचाए। आप अगर विकास करते हैं, वर्तमान में विकास करते हैं, है ना, तो क्या होगा, उसको हम लोग सतत पोषणीय विकास कहते हैं। अगर आप अभी क्षति कर देते हैं तो जो आने वाला जो पीढ़ी है, भविष्य का जो पीढ़ी है, वो क्या होगा, उस चीज से वो वंचित हो जाएगा, है ना। जैसे मान लेते हैं कि आज हम बहुत प्रदूषण फैला चुके हैं, हमारा पर्यावरण बहुत प्रदूषित हो चुका है, एयर पोल्यूशन इतना बढ़ गया है कि आने वाला भविष्य में कोई भी अगर व्यक्ति, कोई भी बच्चा जन्म लेगा, हमारा जो आने वाला जो होगा पीढ़ी, वो क्या होगा, वो किसी न किसी श्वास की बीमारी से, बहुत सारे बीमारी से क्या हो जाएंगे, ग्रसित हो जाएंगे। तो हम लोग को ऐसा इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि विकास करें,
लेकिन क्या होना चाहिए, आप भविष्य की पीढ़ियों की क्या करें, देख रेख, मतलब उसके बारे में सोचे, है ना, उसको क्षति ना पहुंचे, इस बारे में आप सोचे। उसके बाद देखिए रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992। ये जो रियो डी जेनेरो है, ये ब्राजील में एक छोटा सा एक ब्राजील में एक शहर है ना, ब्राजील का एक शहर है जहां पे मीटिंग हुआ था। किस कारण, किस लिए सम्मेलन हुआ था, तो पर्यावरण से रिलेटिव एक सम्मेलन रखा गया था जहां पे 100 देश से अधिक देश के राष्ट्राध्यक्ष क्या हुए थे, वहां पे उस मीटिंग में भाग लिए थे। और इसमें एक एजेंडा, एक एक पत्र मतलब कि प्रकाशित किया गया था, सभी लोग उस पर सिग्नेचर किए थे, सभी देश का जो राष्ट्राध्यक्ष थे सब मिलकर के सिग्नेचर किए थे और शपथ लिए थे कि आने वाला समय में कभी भी हम लोग क्या करेंगे, वर्तमान में विकसित करेंगे, लेकिन भविष्य को देखते हुए कि भविष्य के पीढ़ियों को क्या हो, कोई क्षति ना पहुंचे। और उस मीटिंग को ही बाद में फिर क्या कहा गया था, एजेंडा 21। इसी एजेंडा 21 यही है जो ब्राजील में मीटिंग रखा गया था, है ना, उसी को हम लोग बाद में किस नाम से जानते हैं, एजेंडा 21 के नाम से जानते हैं। तो दोस्त ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जो सब्सक्राइब के बगल में जो बटन है उसको क्या करें, आप बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे वो वीडियो आपके पास क्या होगा, चला जाएगा, है ना। तो ओके।